कि तिरंगा जो है उसकी यात्रा क्या है जी। अब जो हम कर रहे हैं उसकी तो अपनी यात्रा है, क्योंकि पहली दफ़ा तिरंगा जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो स्टुटगर्ट जर्मन में हुई। तो भारत की पहली महिला इनकलाबी जो हैं भिकाई जी कामा, उन्होंने ये झंडा अपने हाथ से बनाया और ये जाके उन्होंने वहाँ कहा कि सब उसके सलाम करो, ये हमारे नए भारत का उदय है जी। और उन्होंने कहा कि तीन रंग क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तीन रंग उन तीन सामाजिक कदरों के रंग हैं, सामाजिक नियमों के रंग हैं जिसमें समाज बढ़ता है, और वो है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बराबरता, भाईचारा और आज़ादी। तो ये जो है 1907 में मतलब पहली दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पर, और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उस कॉन्फ्रेंस में लेनिन भी थे और लेनिन ने भी उठ के इसको सल्यूट किया कि एक नया भारत उदय हो रहा है। और नए भारत उदय होने का मतलब है कि जब गदर पार्टी बनी तो उसमें मतलब कि जो युगांतर आश्रम उनका सैन फ्रांसिस्को था, उस पर भी ये तीन रंग का झंडा लहराया गया। और जब करतार सिंह सराभा जो यंगेस्ट मार्टायर थे, उनसे पूछा गया जज ने कि भी तुम इनकलाबी बन के इनकलाब लेने आए 8,000 लोग, तो आप एक झंडा भी लेके आए, उस झंडे की क्या इम्पोर्टेंस है, ये कलर क्या कहते हैं? तो उसने यही बात कही कि ये मतलब बराबरता, भाईचारा और आज़ादी के जो मतलब रंग हैं और इसी से समाज आगे बढ़ता है और यही हमारा उदय है। और वही झंडा जो है बाद में आप देखिए कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर मतलब रावी के किनारे पर इस तिरंगे को लहराया गया और लोगों के साथ एक वायदा किया गया कि हम आप संपूर्ण आज़ादी के लिए लड़ेंगे, और उस संपूर्ण आज़ादी की एक कसम भी खाई गई और उस वक्त भी इन तीन वैल्यूज़ को रीआइट्रेट किया। लेकिन भगत सिंह ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, वो कहते कि ठीक है, हमने मता पास कर लिया, आपने रावी के कंढे पर उसके लोगों को एक कसम भी खिला दी या खा ली, लेकिन ये मुझे बताइए कि आपका जो संपूर्ण आज़ादी है वो मेहनतकश लोगों के पल्ले क्या डालेगी? उनको क्या मिलेगा? किसान, मज़दूर, गरीब आदमी को क्या मिलेगा? मतलब उसका प्रमाण दीजिए। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब 23 मार्च 1931 को उन तीनों साथियों को फांसी हुई, तो उसके बाद 26 मार्च 1931 को कराची कांग्रेस हुई और कराची कांग्रेस ने इस तिरंगे झंडे को मतलब एज नेशनल फ्लैग ऑनर किया और उस वक्त ये नेशनल फ्लैग के तौर पे मनाया गया, और यही तीनों वैल्यूज़ को लेके कि ये तीन रंग जो हैं ये बराबरता, भाईचारा और आज़ादी के प्रतीक हैं। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि अब ये जो तीनें चीज़ें हैं ये लोगों को तक कैसे पहुंचेंगी, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बाद में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बना, ये भी कराची में लिखा गया। उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मूल अधिकार हैं लोगों के, जो सरकारों को निश्चित करने चाहिए, जिसमें मतलब है कि उनको काम देना, उनको विद्या देना, उनकी सेहत का ख्याल करना, मतलब ये जो हैं ये निश्चित किए जाएंगे मतलब फंडामेंटल राइट्स से। और फिर यही तिरंगा जो है इसको लेके 1942 में लोगों ने कुर्बानियाँ की, यही तिरंगा लेके नेताजी ने INA बनाई और उसका भी यही तिरंगे रंग थे, और तीन रंगों का मतलब जो था वो मतलब ये था कि ये समाज में किन चीज़ों को कब पर किया जाए। और उसके बाद नेवी म्यूटनी हुई, तब भी ये झंडा लगाया गया, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें मतलब ये दोबारा उसके प्रीएम्बल में लिखा गया कि सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो न्याय तब मिलेगा अगर हम स्वतंत्रता, और उन्होंने आगे स्वतंत्रता को डिफ़ाइन भी कर दिया कि विचारों की, आपका अपनी मर्जी से बात को मानने की, ये आज़ादियाँ जो हैं ये सब आज़ादी का मतलब है। बराबरता का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी, आप हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, मौके की बराबरी, और उसको मतलब सम्मान की बराबरी, ये बराबरी का मतलब है। और आज़ादी का मतलब है या भाईचारे का जो मतलब है वो ये है कि हम भाईचारा किस लिए बनाएंगे, क्योंकि भाईचारे के बगैर बराबरी नहीं होती, क्योंकि दोनों चीज़ें पूरक हैं। आप ये कहें कि बराबरी होगी लेकिन भाईचारा नहीं होगा, तो वो एक जमात की बराबरी होगी, बाकी लोगों की नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए
मतलब जो है वो बराबरी ज़रूरी है। तो ये सफ़र है तिरंगे का। हाँ, अब 75 साल बाद हम याद तो कर रहे हैं, लेकिन उस तिरंगे के साथ ये भी था कि जब लोग अपने हाथ से तिरंगा बनाएंगे तो उनकी जो भावनाएं हैं वो भी होंगी। अगर लाखों महिलाएं सूत काट रही हैं और फिर उसका कपड़ा बन रहा है, फिर उस कपड़े से तिरंगा बन रहा है, तो कितने लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं उसके साथ। लेकिन अभी जो सबसे ख़तरनाक बात ये हुई है कि तिरंगा तो उठा दिया, लेकिन वो स्वदेशी वाला तिरंगा नहीं है। जो एक तो उसकी वैल्यूज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, दूसरा ये है कि उसका जो बनाने का उसमें मतलब स्वदेशी का शब्द इसलिए था कि लोगों के हाथ को काम मिले। अब मतलब लाखों महिलाएं जो हैं उनको काम मिलता था, आपने वो छोड़ के कारपोरेट को दे दिया। तो मैं कहता हूँ कि हम अपने आप में ये सवाल करें कि क्या 75 साल के बाद हम लोगों से छीन के तिरंगा जो है वो कारपोरेट को बनाने को दे रहे हैं, और क्या हम जब उठा रहे हैं हम कारपोरेट का झंडा उठा रहे हैं या अपने संविधान वाला स्वदेशी झंडा उठा रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज़ की चेंज है, और मैं समझता हूँ इसमें पूरे भगत सिंह का जो संकल्प है वो भी इसमें है, क्योंकि भगत सिंह ने मतलब जब कहा कि नौजवानों को मतलब इकट्ठे होने की ज़रूरत है, और नौजवान दो बीमारियां जो हैं वो हमारे रास्ते में हमेशा रुकावट बनी। एक तो अंधविश्वासी धर्म की और संकीर्णता, और दूसरा जात पात। और भगत सिंह ने नौजवान लहर जो खड़ी की उसमें नौजवानों के दिमाग से इन चीज़ों को ख़त्म किया उन्होंने। और तीसरी बात उन्होंने कही कि नौजवानों को इतने चेतन होना चाहिए कि वो ये देख सकें कि कारण क्या है, क्योंकि हमारे सामने चीज़ें बीत रही हैं। और अगर जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास क्यों जाते हैं? वो कारण जानने की कोशिश करता है कि आपको बुखार है तो उसका कारण क्या है। जब वो कारण ढूंढ लेता है तो वो दवाई दे देता है, तो आपको ठीक हो जाते हैं। अगर हम कारण नहीं जानेंगे तो वैसे मतलब कोई हमें बताता रहे कि ये पी लो वो कर लो बगैर कारण जाने, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नौजवानों को जो भी हालात वो फेस कर रहा है उसका कारण जानना चाहिए। और कारण जब जानने की बात आई तो ये करतार सिंह सराभा गदर पार्टी ने बताया कि ये हमारी चेतनता का बड़ा नीचे का स्तर है। अगर हम ये समझते हैं कि काले गोरे की लड़ाई है, वो बिल्कुल नीचे स्तर है। उसके बाद थोड़ा ऊपर अगर चेतन होते हैं तो हम कहते हैं नहीं, इंग्लैंड एक देश है और वो भारत को लूट रहा है, तो ये उससे ऊपर वाला सतह है। लेकिन असल बात आप नहीं समझते कि ये एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद को भगत सिंह ने बड़ा सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश की कि साम्राज्यवाद है जब एक देश दूसरे देश को लूटता है, और जब वो लूट रहा है तो उस वक़्त मतलब वो एक ऐसे हालात भी बनवाता है जिससे लोग आपस में जुड़ ना सकें और उस कारण तक ना पहुंच सकें ताकि उसकी लूट चल सके। तो इसलिए भगत सिंह ने कहा कि मैं एक नारा जो है वो दे रहा हूँ जिस पे मैं ज़िंदगी लगा रहा हूँ। क्योंकि जब वो सेंट्रल असेंबली में गए, वो कहते मैं एक नारे का समझाने के लिए अगर लोग समझ जाएं तो उसमें सारा कुछ समझ आ जाएगी। और वो यही था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब साम्राज्यवाद को जब अभी किसान मूवमेंट आपने देखी, इतनी लंबी 1.25 साल चली, तो उन्होंने एक चीज़ समझ ली थी कि अब साम्राज्यवाद का जो नया अवतार है वो कारपोरेट है, इंटरनेशनल भी और हमारी भी, ये दोनों हाथ मिला के चल रही हैं। इसीलिए है कि जब लोगों का हालत ख़राब हो रही थी तो उनका प्रॉफिट सैकड़े गुना बढ़ रहा था। तो ये जो है, और इसमें हम कहाँ पहुँचे हैं, यही हमें आज 75 साल बाद जब झंडा उठा के चलें, क्या हम वो वैल्यूज़ जो हैं उसको स्थापित कर पाए हैं? क्या हम ये जो लूट तंत्र है इसको समझ पाए हैं? आज हमारी महंगाई क्यों है? इसलिए नहीं है कि आपकी जेबें भरी हुई हैं पैसे से, तो मतलब आप ज़्यादा, आपकी महंगाई इसलिए है कि जो कारपोरेट अपना प्रॉफिट लेना चाहती है वो प्रॉफिट से मतलब वो अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है और आपके खर्चा बढ़ रही। सरकार का भी ये है कि उनको छोड़ो, उनसे टैक्स ना लो, और वो आम आदमी से GST बढ़ा दो, उसके खाने पे भी लगा दो। कल को शायद आपका सड़क पे चलने वाली तो लगी हुई है, पहले तो व्हीकल पे है, को चलने पे भी लग जाए, क्योंकि उनका कभी पेट भरेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पैसा आना चाहिए वहाँ तो छोड़ रहे हैं। बैंकों में बड़ी कंपनियों, बड़े कारपोरेट्स को तो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन किसानों को पिस रहे हैं।
आपने ये बताया कि जैसे वो झंडा जब शुरुआत हुई वो 3 रंग थे, 3 चीज़ के प्रतीक थे। क्या 75 साल में वो जो जिस चीज़ के प्रतीक थे, बराबरी, समानता, भाईचारा, वह पहुँच कितने नज़दीक पहुँच पाए हम उसके? नहीं, उसमें तो आप अपने आले दुआले में देख लीजिए कि जब इनकी अपनी सरकारी रिपोर्ट ये कह रही है कि अब सिर्फ 25,000 कमाने वाले 10% लोग हैं, तो क्या कह रहे हैं वो? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल से उनको चुप कराना सीख लिया है, तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो वो रिपोर्ट कह रही वही वो कह रहे हैं कि 90% लोगों के पास आमदन नहीं है, नौजवानों के पास काम नहीं है। मतलब ये सारा जो है, मतलब ये इसीलिए है कि अब, और तीसरी जो चीज़ मैं समझता हूँ कि कृषि वाले लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आज आप अगर कल दुनिया में अगवा बनना चाहते हैं, जिस तरह का अब पूरा यूरोप में मौसम हो गया है कि वहाँ 500 साल में इतना बड़ा मतलब कभी सोका नहीं पड़ा, ड्रॉट नहीं हुआ, वहाँ सब पानी सूख गया है, वहाँ वो खाना नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें वो संभालने की ज़रूरत है और हमें भी कहीं बर्बाद ना कर दें कि हम तो बर्बाद हुए हैं, सजन आपको भी बर्बाद करेंगे, ताकि फिर उनके जो बड़े मतलब अमेरिका के और ब्राज़ील के और बड़े कंपनियों के खेत हैं वो सारा कब्ज़ा खुराक का कर लें। तो हमें अपनी खुराक में और खुराक में भी पौष्टिकता बचाने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए चैलेंज है। एक आपने अभी बात की थी धर्म की, कि भगत सिंह ने कहा था कि हमारे जो युवा हैं, किसान हैं, उनको धर्म समझना होगा, ऊपर उठना होगा। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि जो हमारा किसान वर्ग है वो भी बहुत ज़्यादा धर्म में फंस गया है। और क्या उससे अब वो किसान जो धर्म में फंसा है, और भगत सिंह ने तो आखिरी समय में एक धार्मिक पुस्तक पढ़ने से भी मना कर दिया था, वो लेनिन और मार्क्स को पढ़ रहे थे, तो इसका किसान को कितना नुकसान होगा? देखिए, ये बात ये है कि किसान को फंसाया जा रहा है ताकि वो जवाब ना पूछे। जैसे हम सिंपल कह देते हैं जी, अगर सोका पड़ा है तो ये तो कुदरत का है, जबकि पूरी जी हमारी आज़ादी की मूवमेंट है उसने ये समझाया कि अगर अकाल पड़ रहे हैं, अगर बीमारी पड़ रही है, तो ये सरकार की नीतियों से आती है, ये कुदरत से नहीं आती। अगर आपको पूरी खुराक नहीं मिलेगी तो आप बीमारी के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं। अकाल के बाद प्लेग क्यों आती थी, हैज़ा क्यों आता था? इसलिए कि लोगों की अगर बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि पौष्टिकता पे, और पौष्टिकता आप अपनी दादी से, नानी से सीख सकते हैं कि वो मतलब सिंपल चीज़ों से। आज भी हम बात कर रहे थे, हरियाणा में और राजस्थान में लोग कहीं आपको मोटा आदमी नज़र नहीं आएगा। मोटा वहाँ आएगा जो शहर में है या बहुत अमीर घर में है, क्योंकि वो मतलब असल खुराक नहीं खा रहा, वो जंक खा रहा है। और जहाँ अभी कोविड ने भी ये बता दिया कि कोविड वहीं पर हुआ जहाँ पर लोग बाज़ार का खाना खा रहे थे, क्योंकि बाज़ार के खाने में वो पौष्टिकता आने ही नहीं देते। और एक और बताइए कि जैसे 75 साल हमने पूरे के लिए आज़ादी के, भगत सिंह ने जिस भारत का सपना लिया था और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में शहादत अपनी दे दी थी, क्या 75 साल में उनके सपनों का भारत बनने के कितने करीब आ गए हैं हम? देखो, उसमें मतलब कि मौके मिले, लेकिन अभी हम रिवर्स गियर में हैं। लोगों तो कह रहे हैं आगे देखो, सरकारें पीछे देख रही हैं, और पीछे देख के आगे नहीं चला जाता। भविष्य जो है उसके लिए ये जो है कि अब क्या हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल रही है। बल भगत सिंह ने तो प्रोग्राम बनाया था, उसने सपना नहीं देखा था। उसका जो आखिरी एक लेटर है उसमें किसानों के लिए कि किसान ज़मीन में अज़ारेदारी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। अब कारपोरेटाइजेशन है जिस पे लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने ये भी कहा कि किसान को एक टैक्स लगना चाहिए। अब किसान 15 टैक्स देता है, जो भी चीज़ खरीदता है उस पर टैक्स दे रहा है, और उसको इसीलिए समझ नहीं लगती कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि अगर उसका एक टैक्स है, अब सरकार सब चीज़ें दे, उस पर एक टैक्स लगा दे, तो उसको पता है कि मेरा इतना हिस्सा जो है इस टैक्स में जाएगा, मुझे क्या बचेगा, तो वो खेती कैसे करनी है वो देख सकेगा। तो इसलिए जो भगत सिंह का विजन है, उनकी एक दृष्टि थी, वो सपना नहीं लिया उन्होंने, और वो दृष्टि है जो साकार हो सकती है। और साकार होने के लिए अभी हमें दोबारा मतलब काम करना होगा, लेकिन हालात अच्छे बने हैं,
लेकिन इसीलिए लोगों से डर लग रहा है सरकारों को, और वो आपके बोलने पे भी, आपके हर शब्द पे कोई ना कोई कंगा खड़ा करके दंगा मल कर रहे हैं और लोगों को उलझाने के लिए कर रहे हैं। तो किसान को ये समझना चाहिए कि वो खुद जानता है, अगर वो ध्यान से देखता है तो उसको पता है कि मेरी खेती में मल क्या हो रहा है। मतलब आपके तो जींद में डॉक्टर दलाल ने बहुत बढ़िया किसानों को सिखाया, और वो हम पंजाब में लेके आए कि आप खाद बूटे के नीचे ना डालो, वो ज़मीन में जा रही है, उसमें 10% इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो कम से कम 90% यूज़ होगी, आप ज़मीन भी बचेगी और बूटे को भी होगा, और कीड़ों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है वो, क्योंकि वो अच्छे कीड़े भी हैं और हमारे हम सबको जैसे जो पूंजीवाद है वो हर चीज़ को ख़त्म करता है, तो वो हमें भी दे दिया। एक और बताइए कि जैसे भगत सिंह, आज का जो यूथ है वो भगत सिंह को क्यों निपट रहा है, उनको विचारों क्यों, उस यूथ को भगत सिंह से दूर किया जा रहा है, किया गया है, भगत सिंह को यूथ को पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं, सरकारें डर तो नहीं रही है कि भगत सिंह के विचार यदि यूथ अपना लेगा तो वो क्रांति कर जाएगा, वो सवाल पूछने लग जाएगा? तो बिल्कुल ठीक बात है कि कोई नहीं चाहेगा कि हम नौजवानों को मतलब समर्थ बनाएं सोचने के, मतलब अपना समस्या को समझने के, तो इसीलिए वो पूरा हाईजैक कर रहे हैं। लेकिन यही तो मैं कहता हूँ कि ये पीछे की तरफ मूवमेंट है, आगे की तरफ नहीं है। और उससे बचने के लिए हमें दोबारा, और भगत सिंह को, क्योंकि भगत सिंह ने हमारे लिए इतना लिख के छोड़ गए कि आपको किसी की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़िए, भगत सिंह से डायलॉग करिए। अगर नहीं समझ आती तो फिर हम समझ सकते हैं भी आपका सवाल है तो उसका जवाब ढूंढेंगे, तो यही रिसर्च होती है। यानी भगत सिंह को पढ़ेंगे तो यूथ सही रास्ते पर चल सकता है। बिल्कुल, वो अपनी मतलब कि वही जो उनमें मतलब स्व विश्वास था वो पैदा कर सकता है, और जब तक आप में स्व विश्वास नहीं आता तब तक आप मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। और ये थे भाई सरदार भगत सिंह जी के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि यूथ को भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा, उनके विचारों को जानना पड़ेगा, ताकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, स्विश्वास है, वो पैदा हो सके। तो बहुत अच्छी बात है कि तिरंगे का यात्रा के बारे में बताई, और प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त सरदार करमपाल सिंह गिल, धन्यवाद।